हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनीता मीना, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर से। हम बीए पार्ट सेकंड का भारतीय राज्य व्यवस्था वाला पेपर पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था। इससे पहले वाले वीडियोस में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदारवादी युग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना, अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन का उग्रवादी चरण या उग्रवादी युग, जिसको हम राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण भी कह सकते हैं। देखिए, हमने बात की थी कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है और 1885 से 1905 तक का जो काल है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादियों का काल है, या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदारवादी युग कहलाता है। और क्योंकि इस समय कांग्रेस पर उदारतावादियों का व्यापक प्रभाव रहा था। अब हम ये देख चुके हैं कि उदारतावादी राष्ट्रवादियों का मुख्य उद्देश्य वैधानिक साधनों द्वारा भारतीय प्रशासन में क्रमिक सुधार करना था, और इसके लिए उन्होंने शांति में आंदोलन भी किए या शांति में तरीके उन्होंने अपनाए हैं। उन्होंने अंग्रेजों की न्यायप्रियता एवं वैधानिक आंदोलन में दृढ़ विश्वास था। यद्यपि अपने उद्देश्य की प्राप्ति में उन्हें कोई उल्लेखनीय सफलता तो नहीं मिली, लेकिन उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप भारत में राष्ट्रीय भावना दिन प्रतिदिन प्रबल होती गई। अर्थात ये बात ठीक है कि भाई पूर्ण उद्देश्य उनके प्राप्त नहीं हुए, लेकिन फिर भी हम ये तो कहते ही हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन की नींव ही उदारवादियों ने रखी थी, जिस नींव पर आगे राष्ट्रीय आंदोलन का भवन तैयार किया गया था। ठीक है ना। तो 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण तथा 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में भारत और विदेशों में इस तरह की घटनाएं घटने लगी, जिनके कारण भारतीय राष्ट्रीय जीवन में नई भावनाओं का प्रादुर्भाव हुआ। अर्थात कुछ इस तरह का घटनाक्रम हुआ जिससे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो विचारधारा थी वो परिवर्तित हुई, और उदारवादियों के हाथ से खिसक कर हम ये कहें कि उग्रतावाद की तरफ चली गई, या उदारवादियों की नीतियों में जो विश्वास था कांग्रेस का वो कम होने लगा। तो इस तरह की जो घटनाएं थी, कुछ घटनाएं हुई थी, उनसे भारतीय राष्ट्रीयता अपन ये कहें कि अपने बाल्यकाल को छोड़कर तरुणाई लेने लगी, या अपने पूर्णता को प्राप्त करने लगी। भारतीय युवक समाज के दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन हुआ, और तरुण वर्ग के नेताओं में उदारतावादियों की भिक्षामदेही की जो नीति थी उसमें उनकी आस्था नहीं रही। उन्हें अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास नहीं रहा, और ब्रिटिश काल के विरुद्ध वे उग्र विरोध के समर्थक हुए। मतलब अब तक जो उदारवादियों की नीति थी, प्रार्थना पत्र है ना, इस तरह से बातचीत, उनमें जो नए राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे जिनको हम उग्रवादी बोलते हैं, उनका विश्वास नहीं था। भिक्षामदेही की नीति जो संज्ञा दी थी उदारवादियों की, उस भिक्षामदेही की नीति में उनका कोई विश्वास नहीं था, और ना ही अंग्रेजों की न्यायप्रियता में उनका विश्वास था, बल्कि वो उसके उग्र विरोधी थे, जिनमें हम ले सकते हैं कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष और लाला लाजपत राय, जिनको हम लाल बाल पाल भी बोलते हैं। तो ये इस नए दल के अग्रणीय नेता थे। ये नेता पूर्ण स्वराज्य के पक्ष में थे, और यहाँ तक कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने तो नारा भी दिया था कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। अर्थात अब तक जो कांग्रेस सुधारवाद की तरफ थी, सुधारवाद का समर्थन कर रही थी, वो पूरी तरह से अब स्वराज्य का समर्थन करने लगी थी। ये जो नेता थे लाल बाल पाल और अरविंद घोष, ये उग्रवादी नेता कहलाए, और इस प्रकार 1905 में भारतीय राष्ट्रीयता के इतिहास में एक युगांतकारी परिवर्तन हुआ, और उग्रतावाद तथा हम कहें क्रांतिकारी, ये दो विचारधाराओं का राष्ट्रीय आंदोलन में उदय होता है। और राष्ट्रीय आंदोलन एक तरह से अपन कहें कि अब यहाँ आकर 3 भागों में बढ़ जाता है। एक तरफ उदारवादी, दूसरी तरफ उग्रवादी, और तीसरी तरफ क्रांतिकारी, है ना। तो कांग्रेस पर उदारवादियों का प्रभाव हालांकि बना रहा था, लेकिन फिर भी बेसिक जो उद्देश्य था इनका, उन उद्देश्यों में और उन साधनों में उदारवादी, उग्रवादी और क्रांतिकारियों का में अंतर था।
क्योंकि देखिए उदारवादी जो नेता थे वो भारत और उसकी जनता के पश्चिमी जो उग्रवादी नेता थे वो भारतीय जनता की पश्चिमीकरण के विरुद्ध थे। और इसके अलावा वो स्वतंत्रता के समर्थक थे, है ना, जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रबल समर्थक थे, या अपन कहें कि भारतीय वैभव, प्राचीन वैभव और समृद्धि जो थी उसको वो प्राप्त करना चाहते थे, और स्वराज्य उनका उद्देश्य था। तो इस प्रकार से उद्देश्यों में और साधनों में उदारवादियों और उग्रवादियों में मतभेद होता है, या अपन कहें कि अंतर आ जाता है आगे जाके। अब ये अंतर क्यों हुआ, इसके पीछे देखिए बहुत सारे कारण आते हैं अपने, जिनको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारणों में हम बांट सकते हैं, और आगे जाके हम उनको डिस्कस करेंगे। तो उग्रवाद का जो प्रादुर्भाव हुआ, या जिस प्रकार से कांग्रेस की स्थापना के बाद उदारवादी जो युग था, 1905 तक उदारवादी युग चला है, तो 1905 के बाद या अपन कहें कि कुछ इस तरह की क्या ऐसे घटनाक्रम हुए जिसके परिणाम स्वरूप उग्रतावाद पनपा, या अपन कहें कि उग्रतावाद का प्रादुर्भाव हुआ। राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों के जो सोच थी, जो विचारधारा थी, जो साधन थे, उनके उद्देश्य थे, उनके प्रति विरोध पनपा और एक नई विचारधारा ने जन्म लिया। तो इसमें क्या है कि 1898 से 1905 के बीच कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी जिन्होंने संपूर्ण एशिया में नवचेतना का संचार किया था, तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक नए अध्याय की शुरुआत की थी, या नए अध्याय की सृष्टि की थी। तो उग्रतावाद के कारणों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला कारण अपन इसमें ले सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार की जो प्रतिक्रियावादी नीति थी उसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवाद को प्रोत्साहित किया या जन्म दिया। इसमें क्या होता है कि 1892 से 1906 तक ब्रिटेन में टोरी दल सत्तारूढ़ होता है, जिसकी नीति प्रतिक्रियावादी थी, और इस दल के सत्तारूढ़ रहते हुए ब्रिटिश सरकार से किसी उल्लेखनीय प्रगतिवादी सुधार की आशा नहीं की जा सकती थी। तो ब्रिटिश सरकार ने इस अवधि में जो नीति अपनाई थी तथा जो सुधार किए थे उससे भारतीय जनता संतुष्ट नहीं थी, बल्कि बहुत ज़्यादा दुखी थी या क्षुब्ध थी। सन 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम जो पारित हुआ था और उसमें जो सुधार किए गए थे वो अपर्याप्त और निराशाजनक थे। गैर सरकारी सदस्य भी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं होते थे, और न ही विधान परिषदों में को कोई उल्लेखनीय अधिकार प्रदान किया गया था। मतलब अधिनियम तो पारित हो गया था, है ना, 1892 का, लेकिन उसके जो सुधार हुए थे वो बहुत पर्याप्त मात्रा में आशाजनक नहीं थे, बल्कि वो भारतीयों के लिए निराशाजनक साबित हुए थे। तो इन सुधारों से कांग्रेस के उदारवादी नेता भी संतुष्ट नहीं थे। तो 1893 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने बताया कि विधान परिषद के विषय में जो कानून बनाए गए हैं उसने तो सुधार योजना का उद्देश्य ही नष्ट कर दिया। उन्होंने लॉर्ड लैंसडाउन सरकार की आलोचना की और बताया कि उनकी नीति, जिसका संबंध शिक्षा, स्थानीय स्वशासन और सिविल सर्विसेज में भारतीयों की भर्ती से है, संकट को आमंत्रित करने वाली है। तो 1892 का जो अधिनियम पारित हुआ था उससे भारतीय न केवल उग्रतावादी नेता असंतुष्ट थे, बल्कि उदारवादी नेता भी उससे संतुष्ट नहीं थे। तो इन जो ब्रिटिश सरकार की ये जो प्रतिक्रियावादी नीति थी इसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रतावाद को जन्म दिया था। दूसरा हम इसमें पॉइंट ले सकते हैं कि कांग्रेस की मांगों की उपेक्षा। तो 1892 के जो अधिनियम पारित हुआ था हम ये डिस्कस कर चुके हैं, मैंने अभी बताया है आपको कि उससे कांग्रेसी जो थे वो संतुष्ट नहीं थे। इस अधिनियम से भारतीयों को उनके देश की शासन व्यवस्था में कोई वास्तविक अधिकार प्राप्त नहीं हुए थे। तो उन्होंने अनुभव किया कि देश का प्रशासन देश की जनता के वास्तविक लाभ के लिए नहीं हो रहा है, और इसके विपरीत उसमें बहुत फिजूल खर्ची हो रही है। उन्होंने यह भी देखा कि करों का स्तर उस सामान्य स्तर से बहुत ऊंचा है। देखिए किस तरह से दोहरी मार पड़ी है कि प्रशासन में कोई सुधार नहीं हुआ, और जो अंग्रेज़ों की जो नीति थी वो भी किस प्रकार से भारतीय जनता को मार रही थी। तो करों का जो स्तर था उस समय वो सामान्य से बहुत ऊंचा था, जिससे देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में बहुत बाधा उत्पन्न हो रही थी, अपन ये कहें। और करों का जो भार था वो भारतीय जनता पर पड़ रहा था। इसके साथ ही सरकार का जो सेना पर जो व्यय था, फौज पर जो व्यय था, वो भी शक्ति से बहुत अधिक था। साथ ही जनता से प्राप्त किए गए राजस्व का बहुत बड़ा अंश साम्राज्यवादी कार्यों के लिए व्यय किया जा रहा था।
अतः प्रत्येक वर्ष कांग्रेस अपने अधिवेशनों में परिषद के विस्तार, निर्वाचन, शासन नियंत्रण संबंधी अधिकार और परिषद के कार्यक्षेत्र में वृद्धि इत्यादि की मांग करती रही थी, परंतु सरकार ने कांग्रेस की इन मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। तो सन 1892 से 1905 तक इंग्लैंड में अनुदार दल कंजर्वेटिव पार्टी सत्तारूढ़ थी, तो जिसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार था। देखिए, इसमें कई सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि एक तो कांग्रेस की मांगों की उपेक्षा की। 1892 का जो अधिनियम था वो संतुष्टजनक या संतोषजनक नहीं था। एक बात थी कि भाई फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा हो रही थी, करों का भार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, सेना पर बहुत ज़्यादा व्यय किया जा रहा था और इन सबकी मार जो है वो भारतीय जनता पर पड़ रही थी। और इसके साथ ही इंग्लैंड का जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसका जो उद्देश्य था वो ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार था। तो इस अवधि में लॉर्ड कर्जन या एल्गिन जो भारत के वायसराय हुए हैं, ये सब के सब साम्राज्यवादी थे, अर्थात भारत की दशा में सुधार की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं था, कोई मन नहीं था और ना ही ये सुधार चाहते थे, बल्कि इनकी नीतियाँ पूर्णतः साम्राज्यवादी थी। तो भारतीय राष्ट्रीयता पर कुठाराघात करना ये अपना कर्तव्य समझते थे और इन्होंने कांग्रेस की मांगों की ओर पूर्ण उदासीनता प्रदर्शित की। फलस्वरूप क्या हुआ कि भारत के नवयुवकों को अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास उठ गया और वे कांग्रेस की नरम दल की और वैधानिक विधि की जो कार्यकारिता थी या जो वैधानिक विधि की जो नीति थी उस पर उनका संदेह उत्पन्न होने लगा। और बाल गंगाधर तिलक ने बताया कि कांग्रेस की नरमी और राजभक्ति स्वतंत्रता प्राप्त करने योग्य नहीं है, केवल प्रस्ताव पास करने और अंग्रेजों के सामने हाथ पसारने से राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, बल्कि उनके लिए युद्ध करना होगा। तो ये सारी जो कांग्रेस की मांगों की उपेक्षा थी या ये सारी अंग्रेजी शासन की जो नीतियाँ थी, है ना, अनुदार दल की जो विशेषता थी, अनुदार दल का जो नीति थी, सुरक्षा और विस्तार की जो नीति थी, साम्राज्यवादी जो नीति थी, वायसरायों की जो साम्राज्यवादी नीति थी, इन सब के परिणाम स्वरूप कांग्रेस के जो आगे उग्रवादी नेता थे उनका उदारवादियों की भिक्षांदेही या नरम दल वालों की जो नीतियाँ थी, वैधानिक साधन थे, उनसे विश्वास उठ गया और उन्होंने ये घोषणा की कि बिना युद्ध के अंग्रेज नहीं मानेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें युद्ध का समर्थन करना होगा। तो इस तरह से ये कुछ कारण थे जिनके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवाद को छोड़कर उग्रतावाद की ओर अग्रसर होने लगता है। इसी संदर्भ में आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है या नेक्स्ट कारण हम लेते हैं उग्रतावाद का, वो है लॉर्ड एल्गिन की कठोर नीति, जिसको मैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। इसको हम यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।